बजट 2025 से जायके की दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। रेस्टोरेंट और पब मालिक परमिट और लाइसेंसिंग के नियमों को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की विश लिस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जितना आसान लगता है, उस रेस्टोरेंट को चलाना आज भी उतना ही पेचीदा काम है। कनॉट प्लेस में पिछले कई साल से पायनियर्स फ्लेवर्स ऑफ चाइना चला रही परमजीत कौर सिंह अब इन लाइसेंस और परमिट के जाल से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि कई बार वे इस बिजनेस को बंद करने की सोचती हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बनाए गए अपने ब्रांड को बचाए भी रखना चाहती हैं। We have to take multiple licenses from different people from different organizations. That is very tough for us. And then license should be for 5 years. Health license is there, then you have for food safety, then you have your police license, and then you have your bar license, everything. Like there are multiple licenses. यह दर्द देश के अधिकतर रेस्टोरेंट और पब मालिकों का है, खासतौर पे तब अगर आपको बार का लाइसेंस भी लेना पड़े। जानकारों के अनुसार पब और रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ परमिट और लाइसेंस की फीस साल भर में 22 लाख के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से होती है। हमें कोई फायर का लाइसेंस लेना है या किसी भी पार्किंग की एनओसी लेनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, हमको जाना पड़ता है चीज़ों को साइन कराने के लिए, और ये चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बजट विश लिस्ट में आसान परमिट के अलावा और भी कई मांगे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद रेस्टोरेंट सेक्टर को अब तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रेस्टोरेंट मालिक चाहते हैं कि सेवा निर्यात योजना को फिर से शुरू किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा में जो मुनाफा होता है उस पर 5% ड्यूटी क्रेडिट दिया जाए। सरकार उन्हें सस्ती बिजली, कचरा प्रबंधन और सस्ते कर्ज की सुविधा दे। कर्मचारियों के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रेस्टोरेंट मालिक सरकार की तरफ देख रहे हैं। कुछ मांगे जीएसटी को लेके भी है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम लोग की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली रेंट पे होती हैं। जब हम रेंट देते हैं उसके साथ हम लोग जीएसटी देते हैं, जिसका हम इनपुट नहीं ले पाते। 18% का सीधा वो हमारा लॉस है एक तरह से जो है। बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेस्टोरेंट चाहते हैं कि उन्हें 24 घंटे काम की इजाजत मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी नियमों को आसान करना ही है। क्या आपको पता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको 12 से 15 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना खर्च एक रेस्टोरेंट को चलाने में होता है उतनी मांग है नहीं। ऐसे में बजट से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी सबसे बड़ी मांग है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की, जिन्हें जीएसटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस खबर की पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, अभी 71 ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसको कि जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया हुआ है, और ये करीबन 1,12,000 करोड़ रुपए के नोटिस इन कंपनियों को दिए गए हैं। जो जीएसटी कंपनी, जो ऑनलाइन कंपनी है, इन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। कंपनियों का कहना है कि जो हमारे ऊपर जीएसटी है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से लगना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त जीएसटी काउंसिल ने इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन जो सरकार है उसका कहना है कि
ये कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया, ये टैक्स आपके ऊपर पहले से लगता था और जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि आपके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। तो इसको लेकर के कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितनी भी याचिकाएं थी उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, सरकार को भी इस पर नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक जितने भी नोटिस है उनके ऊपर एक स्टे जारी रहेगा जब तक हम इस मामले की सुनवाई करें। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं इनको लिए एक राहत है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक उनको ये टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनकी लायबिलिटी इन कंपनियों की तय होगी। तो 18 मार्च को नई तारीख अब सुप्रीम कोर्ट ने तय की है जब इन कंपनियों की याचिका के ऊपर सुनवाई की जाएगी। इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के बाद अब एल&टी चेयरमैन ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत की है। एसएन सुब्रमण्यन ने अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत में 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद रविवार को भी ऑफिस आता हूं और अगर संभव हुआ तो वे अपने कर्मचारियों से भी रविवार को काम करवाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि आप घर पर रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहारोगे। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. तो एल&टी चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन के 90 घंटे काम करने की सलाह पर सोशल मीडिया पर तकरार जारी है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। तो वर्किंग आवर्स बढ़ाने पर क्या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही हेल्थ और सोशल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इस पर ही हम करेंगे खास चर्चा। कंज्यूमर अड्डा में 90 घंटे का काम क्यों मचा कोहराम, जरूर देखिए।